स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसके लास्ट टॉपिक की, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कोरिजन की। कोरिजन की अगर हम बात करें तो कोरिजन को हिंदी में बोला जाता है संचारण। संचारण क्या होता है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। Corrosion is the chemical process by which metal get eaten up gradually by action of substances around it such as humid air, acid, etc. यानी कि कोरिजन की अगर बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है ये, या फिर एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि चैप्टर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोरिजन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोरिजन जो होता है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि होती है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के ऊपर। यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब वो खराब क्यों होते हैं? बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमिड एयर, यानी कि नमी वाली जगह जो होती है वहां पे जो नमी होती है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ऐसी एयर, या फिर किसी एसिड से रिएक्ट करने के बाद वो मेटल जो है धीरे धीरे वीक होने लगती है या फिर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो कोरिजन का अगर एग्जाम्पल बताएं, कोरिजन ऑफ आयरन। आयरन को अगर आपने देखा होगा तो कोरिजन ऑफ आयरन यानी कि इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। तो अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये आपको भी पता है कि जैसे कि अब मान लो कोई साइकिल या कोई भी आयरन की बनी हुई चीज है, लोहे की, उसको देखते हो बार बार वो पानी से रिएक्ट कर रहा है या ऐसी नमी वाली जगह पे रखा है जहां पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है वाटर के मॉलिक्यूल से। तो जब ये आता है और लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है तो आप खुद ही देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वो जो शाइनी नेचर होता है आयरन का वो कन्वर्ट हो जाता है एक रेडिश ब्राउन कलर में। तो यहाँ पे क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी चेंज है और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो जो रेड कलर का जो जंग लग जाता है वो धीरे धीरे क्या करता है, उस मेटल को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। और लोहे में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। इसी तरह से भाई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब हमारा जो है एल्युमिनियम होता है, या एल्युमिनियम भी छोड़ो, अगर हम बात करें सिल्वर की तो जितने भी चांदी होते हैं वो देखते होंगे अगर पानी से कांटेक्ट में आते हैं, या मम्मी लोग पायल वगैरह पहने रहती हैं तो देखते होंगे कुछ दिनों बाद नई नहीं रहती तो धीरे धीरे काली सी पड़ जाती है। वो काली इसलिए पड़ जाती है क्योंकि वो बार बार वाटर से रिएक्ट करे, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये भी ऑक्सीकरण ही प्रक्रिया है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्लैकिश हो जाता है, यानी कि वहां पे भी जो सिल्वर होता है धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे एग्जांपल पहले देख लें कि रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन होती कैसी है। भाई अगर आयरन की बात करें तो आयरन Fe है। ह्यूमिड एयर, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो होंगे ही, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि ह्यूमिड एयर की, नमी वाली की बात कर रहे हैं। इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं और यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। इसके मॉलिक्यूल जो लेंगे वो 2x, क्योंकि मुझे नहीं पता वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तो उस हिसाब से हमने 2x करके मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर एक क्रिस्टल वाला मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलते हैं Fe2O3.2xH2O। Fe2O3.2x2O, यही फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वाटर के लिए यूज किया है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बन रहा है जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, या ये जो रस्टिंग प्रोसेस होता है इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, यानी कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो पहली चीज याद रखना, ये क्वेश्चन जो है कोरिजन, ये पूछा बहुत जाता है, हर साल ही लगभग से पूछा जाता है। तो ये मत सोचना कि बहुत इजी है कर लेंगे, ये सोचो कि वो 4 नंबर कैसे तुम्हें गेन करने हैं। जितने भी नंबर का आएगा तुम्हें ये सोचना है कि पूरे नंबर कैसे आएंगे। तो पूरे नंबर वो तब आएंगे जब आप पहले कोरिजन की डेफिनेशन दोगे, कोरिजन की डेफिनेशन के बाद आप एक एग्जांपल दोगे रस्टिंग ऑफ आयरन का, उसके बाद इसी का एक फॉर्मूला यानी कि केमिकल रिएक्शन दिखाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में नंबर नहीं आने वाले। ठीक है। इसको लिखने के बाद
आपको प्रिवेंशन लिखना है, यानी कि कैसे इससे बचा जा सकता है रस्टिंग से। तो याद रखना, सबसे सिंपल सी बात करें तो रस्टिंग को बचाने के लिए सबको पता है पेंट का यूज किया जाता है, ग्रीस को यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करके यूज करके हम क्या करते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि सावधानियां दे सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो बेटा, कोरिजन की अगर बात करें तो कोरिजन होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल जो खराब होने लगती है बाय द, यानी कि मेटल्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से मेटल खराब होती है। इसी तरह से अगर हम फूड की बात करें तो फूड भी जो है खराब होते हैं डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने से, जिसको कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, यानी कि विकृत गंधिता का मतलब ये होता है कि वो खाने की चीजें जो होती हैं वो स्मेल उनकी बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो विकृत गंधिता यानी कि अगर रेंसिडिटी की बात करें तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई फूड, अब फूड में कैसे फूड होंगे, ऐसे फूड जो फैट कंटेनिंग हो, यानी कि कोई ऑयल है, कोई फैट कंटेनिंग मटेरियल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटर है, तो ये घी है, ये सब क्या है, इनमें फैट होता है। तो फैट होता है, तो अगर ये ज्यादा कांटेक्ट में एयर के आते हैं, यानी खुले होते हैं या फिर बार बार एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बटर देखा होगा, तो बटर अगर फ्रिज में भी रखो, चलो मैंने माना कि बचाने के लिए बार बार फ्रिज में रख रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा टाइम बीतता गया या फ्रिज में नहीं रखा, 4 दिन हो गए, तो अगर आप बटर को डालोगे, आप बटर को जब ब्रेड में डालोगे तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, यानी कि उसका जो स्मेल होता है वो इतना गंदा हो जाता है, इवन वो खाने में भी बहुत गंदे टेस्ट के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि वो जो बटर है वो खाने लायक नहीं है, वो रेंसिड हो गया है, विकृत हो गया है, तो उसको नहीं खाया जा सकता। अगर खाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, तो इसीलिए कोशिश करें कि बटर जो आप खा रहे हैं वो फ्रिज में 2-4 दिन में, 2-3 दिन में खत्म कर दें। ठीक है, ये नहीं कि हफ्ते हफ्ते 2-2 महीने ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, तो वो खाने में अच्छा नहीं होता है, सब ये चीज सबने एक्सपीरियंस की होगी। तो अब हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो डैमेजिंग food products which having fats। ठीक है ना, fats, example oil, butter, milk, etc। तो ये क्या होता है, इनको क्या करते हैं, अब ये कैसे खराब होता है, दे स्टार्टेड, या ऐसे बोलो, when fats and oils are left open for sometimes they start giving अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट का मतलब जो आपको स्मेल अच्छी ना लगे, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि इनका टेस्ट और इनकी स्मेल कैसी हो जाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी, देखो अभी बताया था, इट इज सेड टू बी the food is rancid, यानी कि फूड जो है वो हमारा खराब हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर इस फिनोमिना को बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई ऐसे जब जो फूड जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, तो इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो इतनी सी बात भी लिख लोगे। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन बताएं तो अब वो क्या होती है वो भी बता देंगे।
इसको लिख लो, इसको लिख लो पहले। चलिए, तो अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं और दूसरी डेफिनेशन देते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है, द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल का मतलब है ऐसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो एयर में होता है, एयर में ऑक्सीजन होती है ना। द एयर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils to products having unpleasant taste and smell and making the food unfit for eating. is called rancidity. ठीक है, तो the aerial oxidation of fats and oil to products having unpleasant smell and taste, making the food unfit for health. This process is known as rancidity. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है, अगर हम इस फूड को इनटेक करेंगे धीरे धीरे, तो वो हमें कहीं ना कहीं से नुकसान जरूर करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन। लिख लो, नोट कर ही लिया होगा। बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की बात करें तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एक रिडक्शन करा दे, कोई ऐसा रिएजेंट आया है जो रिएक्शन में क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, तो खुद का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये खुद क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, लिख दे रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी by adding antioxidant, अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर अरे यार चल ही नहीं रहा, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे होता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में रिडक्शन करवाते हैं लेकिन खुद का क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन। क्योंकि मैंने आप लोग को ये प्रोसेस बताया है कि ऑक्सीडेशन तभी होगा या रिडक्शन तभी होगा जब दोनों, एक का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरा का रिडक्शन, तभी ये प्रोसेस होता है। मैंने बताया था कि कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी केमिकल रिएक्शन में कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो ही रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आप एंटीऑक्सीडेंट किसी भी जगह पे देते हैं तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देंगे। तो रोकेंगे इसका मतलब वो कैसे रोकेंगे, वो उस रिएक्शन में रिडक्शन करा लेंगे और खुद का क्या करा लेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई है यहाँ पर एग्जाम्पल BHA, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और एक है BHT। BHT क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसको
इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है। अगर आपने लेस के पैकेट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो बहुत फूले हुए लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ गैस भरते हैं इसलिए ताकि वो ज्यादा लगे। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप लेस के पैकेट्स को देखिए तो उसमें जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो होती है अगर लगभग ध्यान से दें तो 6 महीने की ऐसे होते हैं, 6 महीने 8 मंथ ऐसे होती है। तो इनको जो है कैसे प्रिवेंट किया जाता है, एक्चुअल में उस जो एयर भरी होती है उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। तो बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाय पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, बाय पैकिंग फूड इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद बाय कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम दूसरी तरह से मैंने बताया ना कि बटर अगर हम वैसे देखें तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रिज में रखकर रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको 1 हफ्ता तो चला ही लेते हैं। तो क्या होता है, इससे भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप 1-2 हफ्ता रखोगे तब तो वो खराब ही हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टोरिंग द फूड इन टाइट एयर कंटेनर। अगर ध्यान से देखो तो आपको पता होगा कि जो फूड्स होते हैं, यानी कि पहला तीसरा, बाय कीपिंग द फूड, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। थर्ड, चौथा किस में रखना है, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। भाई एयर टाइट कंटेनर का मतलब ये है कि भाई जब उसमें ऑक्सीजन जाएगी नहीं, मतलब कि कोई गैस जाएगी नहीं, हवा एयर में कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, ये जो है कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो काफी टाइम तक वो प्रोडक्ट जो है वो सही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तुम लोग को स्ट्रक्चर बता दें। अगर बीएसटी का फॉर्मूला देखना चाहते हो क्या होता है, देख लो, शॉक BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि देख लो, मन होगा ही आधे लोगों का, ऐसे होंगे एक आध, तो देख लो इसको। देखो अगर इसको बात करें तो ये हमारी टोलुइन होती है। ये फॉर्मूला किसका है, टोलुइन का है। ये टोलुइन का फॉर्मूला होता है। ये यहां भी लग सकता है, यहां भी कहीं भी लग सकता है। अब इसमें क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप है, और ब्यूटाइलेटेड का मतलब बेटा जान लेना, ब्यूटाइल ये ग्रुप होता है, यानी कि ऐसे 4 कार्बन लगे होते हैं, ये कार्बन, ये एक, ये एक, ये एक, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जब आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत जान जाओगे क्या होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, तो अब अगर कोई भी टॉपिक आएगा तो आई होप आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोरिजन जैसे ही आएगा कोरिजन के डेफिनेशन देना, कोरिजन का एग्जांपल देना, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसका फिर आप क्या रिएक्शन लिखोगे, फिर प्रिवेंशन लिखोगे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर ये पढ़ाने के दौरान किसी को किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाकर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात ये करते हैं, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं साइंस का। वैसे तो कल से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपका फेवरेट चैप्टर लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर में जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, तो आपको यहाँ पर वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही ऑनलाइन में ही देख लीजिएगा, जैसा भी समझ में आए वैसे करिएगा। तो कल से जो है आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी को और कोई चैप्टर पढ़ना है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपना देखते रहिए। गर्मी में टाइम वेस्ट मत करिएगा, स्कूल सारे बंद हो गए हैं। ये मत करिएगा कि बैठ कर 15 दिन बाद पढ़ लेंगे,
क्योंकि मैंने फिर से बोला कि कोई ऐसा होगा बच्चा जो लगातार मेहनत करते जाना है, तो ऐसे ही नहीं आपके 95% 90 अबव परसेंट जो होंगे वो आएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसका मतलब ये नहीं कि मेंटली या फिर दिन भर पढ़ते जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि स्मार्टली वर्क करना है, ऐसा पढ़ें कि 2-3 घंटे में ही वो काम हो जाए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।